बीपी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो मध्य फरवरी की महीने से होने को हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने क्लास 12 के जीव विज्ञान के चैप्टर वाइज जो मुख्य टॉपिक हैं उन टॉपिकों के बारे में बताने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपकी तैयारी जो है पूर्ण तरीके से नहीं हुई है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन टॉपिकों का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आप अपने परीक्षा की जो तैयारी है उसको एक सही दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोगों को इन टॉपिकों को बढ़िया से अपने गेस पेपर से, अपने पुस्तक से, किसी भी माध्यम से इन टॉपिकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है आप लोगों के सिलेबस से उसको कोरोना काल की वजह से निकाल दिया गया है। तो इसमें जो वही चैप्टर शामिल किए गए हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो दूसरा चैप्टर है आप लोगों का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है उस चैप्टर से आपके 7 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से पहला जो टॉपिक है आपके दिया है कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। तो देखिए, आपका पहला हेडिंग है कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। तो देखिए, इसमें अंतर जो होता है कि जो भ्रूण कोश है यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचनाएं होती हैं, और आपका दूसरा जो है भ्रूण कोश, ये एक प्रकार का ऊतक होता है जो भ्रूण बन रहा होता है उस समय उस भ्रूण को ये पोषण प्रदान करता है। तो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। आपका दूसरा टॉपिक जो है भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। अगला दिया है कि एक प्रारूपिक बीजाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पौधों के जो पुष्प होते हैं, पुष्पों के 2 भाग होते हैं, एक आपका नर वाला पार्ट होता है और एक मादा वाला पार्ट होता है। तो मादा वाला पार्ट जो होता है उसमें बीजांड जो होता है उसकी संरचना आपको बनाने हैं। चौथा हेडिंग जो है लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन लिखना है, यानी कि आपको परागकोश के बारे में लिखना है और परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। पांचवा आपका जो दिया हुआ है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, और छठवा दिया है कि बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन, और सातवां दिया है कि परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि, यानी कि परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उस घटना को परागण कहा जाता है। तो आपको परागण के बारे में लिखना है और परागण कितने प्रकार के होता है, जैसे में वायु परागण हो गया, जल परागण हो गया, कीट परागण हो गया, परागण के लाभ तथा हानि भी आपको लिखना। अगला चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन में आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपका हेडिंग है कि अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य लिखें। यानी देखिए, गर्भाशय में जो शिशु पल रहा होता है उस शिशु को जो पोषण मिलता है वो अपरा के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य क्या है, उनको लिखें। आगे दिया कि पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये चित्र वाले जो प्रश्न हैं आप लोगों को अभ्यास करने होंगे, इनसे आप बढ़िया नंबर जो है पा सकते हैं। अगला दिया है कि मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। और इसमें दिया है कि मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव जनन स्वास्थ्य से आपको ये 5 हेडिंग जो है देखने हैं। आपका अगला चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य में आपका जो हेडिंग है IVF पात्र निषेचन तकनीक पर टिप्पणी लिखें, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखें। ये आपका चौथा चैप्टर था मानव जनन स्वास्थ्य।
इसके बाद से आपका 5वां चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें आपको मेंडल के जो नियम हैं उन नियमों के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर से आप ये जो डाउन सिंड्रोम हेडिंग है, डाउन सिंड्रोम क्या है इस पर टिप्पणी लिखे। दूसरा दिया है कि जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखें। यानी जीन रूप इसको जीनोटाइप और ये दृश्य रूप इसको फिनोटाइप कहा जाता है। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप पर आप से अंतर पूछ सकता है और हो सकता है कि इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना हो। आगे दिया है क्रॉसिंग ओवर क्या है, और दिया है कि स्वप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए और प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। अनुवांशिक रोग क्या है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आप उसको वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद से दिया है कि मेंडल के वंशागति के नियम लिखे। यानी मेंडल के वंशागति के 3 नियम हैं, उन नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और विथ डायग्राम या इसका डायग्राम के साथ आप इस टॉपिक को पढ़ें। उसके बाद से दिया है कि लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। तो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से आप ये 9 हेडिंग जो हैं बढ़िया से तैयार कर लेंगे। उसके बाद से आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार, जिसमें आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना होता है। तो इसके जो मुख्य हेडिंग है वो दिए गए हैं कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। दूसरा है कि डीएनए उंगली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अगला हेडिंग है आपका कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखें। चौथा दिया है कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल की उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। और अगला जो टॉपिक दिया है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करें। इसमें आपको बताया गया होगा कि मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। तो आपको आरएनए के प्रकार पूछा गया है और उनके कार्य पूछे गए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। 5वां दिया है, इसके बाद से दिया है कि अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। यानी कि अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन के ऊपर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है। उसके बाद से दिया है कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप 6वें चैप्टर से यानी कि वंशागति का आणविक सिद्धांत का जो चैप्टर है उस चैप्टर से आप ये मुख्य रूप से 7 हेडिंग जो हैं इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। उसके बाद से दिया है अगला चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग, 8वां चैप्टर है आपका। इसमें आपको मुख्य हेडिंग जो है एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखना है। और दूसरा दिया है कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। प्रतिजैविक मतलब टीकाकरण, इन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तीसरा दिया है कि मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। देखिए मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से ये रोग होता है। तो इस रोग का जो रोगजनक है यानी जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है उसका नाम लिखना है और किसके द्वारा इस रोग का संचार होता है और इस रोग के लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा दिया है कि टाइफाइड का कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखें। अगला हेडिंग दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। इसमें से आपका दिया है डेंगू ज्वर, यानी डेंगू के बारे में लिखना है, और निमोनिया जो बीमारी है, ये जो निमोनिया बीमारी है आपका न्यूमोकोकस की वजह से होता है, निमोनिया के बारे में टिप्पणी करना है। 6वां दिया है कि स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से भी आप मुख्य रूप से 6 हेडिंगों को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। इनसे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत से सवाल आते हैं। अगला जो आपका चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर से 2 हेडिंग जो हैं आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि जैव उर्वरक क्या है,
कृषि में इनका क्या महत्व है। अगला दिया है कि बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। जैसे में बायोगैस जो होता है कि गोबर में जो मेथेन गैस बनता है, उस मेथेन गैस का ही उपयोग बायोगैस में किया जाता है। तो बैक्टीरिया की वजह से ये बायोगैस बनता है। तो आप बायोगैस के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे। उसके बाद से अगला चैप्टर जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में है। इस चैप्टर से आपके 3 जो हेडिंग हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। और अगला जो दिया है पीसीआर पर टिप्पणी लिखें। यानी पीसीआर एक तकनीक है और इसके जस्ट अपोजिट एक और तकनीक होता है आरटीपीसीआर। इसके बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। तीसरा दिया है कि प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जब कृत्रिम रूप से हम इंसुलिन का निर्माण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये प्लाज्मिड वेक्टर का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और अगला चैप्टर जो है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो इस चैप्टर से भी आपके जो हेडिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। इनसे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। इसका पहला टॉपिक जो है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। उसके बाद से दिया है कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, बीटी कपास होता है, बीटी धान होता है, बीटी गेहूँ होता है, बीटी मक्का होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा दिया है कि बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। चौथा आपका जो है दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है। पांचवा दिया है कि पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए। छठवा दिया है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखे। यानी कि इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला जो है चैप्टर है आपका दिया है कि जीव और पर्यावरण। तो जीव पर्यावरण से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जिसमें दिया है की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा दिया है कि सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखें। तीसरा दिया है कि सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। अगला जो चैप्टर है, जो आपका आखिरी चैप्टर है, जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर से भी ये 4 टॉपिक जो है पूछे जा सकते हैं। तो तब देखिए, पहला दिया है कि IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, IUCN का पूरा नाम जो होगा आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और WWF का जो पूरा नाम है वो आपका होता है वर्ल्ड लाइफ फंड। ठीक है। तो आप इन दोनों का नाम जो है याद कर लेंगे। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ देखिए, रीड डाटा बुक के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप उसको देख लेंगे। तीसरा दिया है कि तप्त स्थल पर टिप्पणी कीजिए। और आपका आखिरी है कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। देखिए, यहाँ पे हमने इस वीडियो में आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के जो मुख्य टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज जो मुख्य टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के बारे में हमने बताया है। आप लोग घर पे बैठ के आप इन टॉपिकों का जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में हम कुछ दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न लेके आएंगे। कम से कम 100-150 प्रश्न लेके आएंगे और हल सहित लेके आएंगे। आप उनको देखकर आप क्या कर सकते हैं, अपने परीक्षा की तैयारी जो है बढ़िया से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को कोई हेल्प पहुंचता है तो कृपया करके इस चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।